यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। जहां राज्य सरकार इसको लागू करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार में चल रहे घोटालों को लेकर भाजपा को घेरने में लगी है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का मुख्य मुद्दा समान नागरिक संहिता को पूरे देश के राज्यों में लाना था, खासकर सभी भाजपा शासित राज्यों। समय समय पर पीएम मोदी भी समान नागरिक संहिता की वकालत करते दिख जाते हैं। वहीं समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर राजनीति गर्म हो गई है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की वकालत की, तो वहीं अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी समान नागरिक संहिता पर बड़ा बयान दे सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता पर गठित कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और उसके बाद जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो गोवा के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल हमारा चुनावी मुद्दा नहीं था, यह हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प था और जो हमने संकल्प लिया हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। जहां कमेटी अपना काम कर रही है, लगातार उसकी बैठकें चल रही हैं और ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ड्राफ्ट बन जाएगा, सारे हितधारकों से बात हो जाएगी, जन संवाद और जन सुझाव ले लिए जाएंगे। ड्राफ्ट बनकर जैसे तैयार होगा, उत्तराखंड की सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। कि कब तक ये सब प्रोसेस पूरा हो जाएगा, कितने महीनों में आने वाले? नहीं, अगले 2 महीने में, लगभग 6 माह का हमने समय दिया है, तो 6 माह जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो हम ये एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने चुनाव के दौरान ये घोषणा की थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। और ये उन्हीं का संकल्प है कि सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉमन सिविल कोड बिल के लिए एक कमेटी का गठन किया, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और उस समिति की पहली बैठक दिल्ली में हुई और उसके बाद कमेटी ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। और जो जानकारी मिल रही है कि 2 माह के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और पूरे देश का उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें कॉमन सिविल कोड लागू होगा। ये हम सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक भी था, इसकी ज़रूरत भी थी और मुझे लगता है ये हमारा सौभाग्य भी होगा। सीएम धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान देने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग सी हलचल बढ़ गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सीएम को रोजगार की बात करनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी बात करनी चाहिए, लेकिन ये बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस वक्त ये ध्यान भटकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल आ जाएगा 6 महीने के अंदर, वो हमारा चुनावी मुद्दा ही नहीं था, उत्तराखंड के लोगों के लिए था, ये हमें करना है। तो भाई आप चुनावों में जो वायदा करते हैं वो चुनावी मुद्दे होते हैं केवल, मतलब उन्हें धरातल पे नहीं उतारा जाता। इसी का मतलब है कि जो बेरोजगारों को आपने वादा किया था वो सारे के सारे जुमले थे, वो केवल चुनावी मुद्दे थे। कुछ तो शर्म कर लेते हमारे मुख्यमंत्री जी। भाई मुख्यमंत्री जी को इस वक्त अगर किसी चीज पर बयान देना है तो वो है बेरोजगारों के साथ जो उनके अधिकारों का हनन हुआ है। यूके SSS का घोटाला जिस तरीके से रोज सामने आ रहा है, जिस तरह से विधानसभा की नियुक्ति के बारे में बातें बाहर आई हैं, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम को ले लीजिए या कोई भी एग्जाम राज्य में जो होता है, सब पर हमेशा से एक घोटाले का जिसे कहते हैं साया पड़ जाता है। इसलिए जरूरत है कि मुख्यमंत्री जी उस ओर ध्यान दें। वहीं उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाश रही आप भी कहां चुप रहने वाली थी। आपके प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो केंद्र का मुद्दा है, इसे केंद्र सरकार पर छोड़ दे और उत्तराखंड के लोगों को भ्रमित न करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। ये तो केवल भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार लोगों का मन भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए आप वो सिविल कोड का मामला ला रहे हैं ताकि इनके जो भ्रष्टाचारों से आए दिन रोज अखबार भरा पड़ा है, इससे लोगों का ज़रा ध्यान भटक जाए
इसलिए ये बात कर रहे हैं। इसे किसने कहा कि आप न लाएं? आप लाएं तो, लेकिन ये केंद्र का अधिकार है, केंद्र को लाना चाहिए और राज्य को उसको मानना चाहिए। लेकिन केंद्र इस मामले में चुप है और जिनको अधिकार नहीं है वो शोर मचा रहे हैं ताकि इनकी चोरी छुप जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार काफी सजग है। सरकार की तरफ से इसके फायदे भी बताए गए। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। ऐसे में यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू हो जाएंगे। यह पहली बार नहीं जब उत्तराखंड सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान दिया गया है। इससे पहले भी कई बार राज्य सरकार के द्वारा बयान दिया गया, लेकिन धरातल पर इसकी सच्चाई कहीं दिखाई नहीं पड़ी। सवाल यह उठता है कि यदि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इतना सजग है तो बोलने की क्या जरूरत है? इसे सीधे लागू क्यों नहीं कर दिया जाता? एचएनएन के लिए देहरादून से अस्करी जाफरी, आकाश गौड़ और अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब सियासत ने अपना एक अलग मोड़ ले लिया है और अब सभी पार्टी जो विपक्षी पार्टी हैं वो अब बीजेपी को घेरने लगी है। सवाल कई हैं और ये उठने लाजमी भी है कि एक मुद्दा भी रहा है उत्तराखंड सरकार का, ये जब सत्ता में नहीं थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे जब सत्ता में आएंगे, लेकिन इसको लेकर काफ़ी देरी भी हुई। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे कि आखिर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है तो फिर दिक्कत क्या आप आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को और भी जो विपक्षी पार्टी उनको क्या दिक्कत है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आप आम आदमी पार्टी के भी नेता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हमें ये ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर कब लागू होगा। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा कि ये 2 महीने के अंदर जो गठन बनाए हमें रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद हम लागू कर देंगे। तो पहले हम बीजेपी के पास ही चलते हैं। बीजेपी से हम सवाल कर लेते हैं कि मैडम अभी तक क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया है? हम बीजेपी से पास सीधे चलते हैं। देखिए ऐसा है मनीष जी, कोई भी चीजों को लागू करने से पहले कई चीजों को मद्देनजर रखते हुए काफी चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है, उसके बाद उस चीज को लाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी कांग्रेस की प्रवक्ता का मैं बयान सुन रही थी कि वो कह रही है कि इस चीज की तो बात उठाई ही नहीं गई थी और कांग्रेस की प्रवक्ता कहती नजर आ रही थी कि अपने मन से इस चीज को लेकर आ रहे हैं कि हम सिविल कोड की बात कर रहे हैं। तो शायद ये ना न्यूज नहीं सुनती है या तो ये बस बोलना जानती हैं सुजाता पाल जी। इनको ये नहीं पता है कि जब पुष्कर सिंह धामी जी नेतृत्व कर रहे थे और भाजपा जब चुनाव लड़ रही थी लोक विधानसभा का, तो ये बात रखी गई थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे और उसके द्वारा ही हम लोगों को सत्ता, उस कई कारणों में से एक कारण ये भी मैडम देखिए आपने कहा था मैडम आपने कहा था कंप्लीट कर दीजिए, मुझे बात कंप्लीट रखने दीजिए मनीष जी। मैडम मेरी बात भी सुन लीजिए। जनता के सामने कई मुद्दे हम लोगों ने रखे थे, जनता ने हम लोगों को फिर स्वीकारा, तो शायद उनमें से जनता को ये मुद्दा भी पसंद आया और जनता ने हमें स्वीकारा। तो जनता ने जनता ने आपको स्वीकारा, आप जनता ने आपको स्वीकारा। आपने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेकर आएंगे और इसको लेकर तमाम चर्चाएं भी हुई कई बार, बावजूद इसके अभी तक लागू नहीं किया गया। सवाल ये उठने लगे कि आखिर कब लोग अब बातें करने लगते मैडम कि अभी कई बार ये बात उठी है और कई बार सरकार के जो मंत्री हैं और भी जो नेता हैं वो उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम में ये बात कही है कि हम लागू करेंगे। सवाल ये उठता है कब लागू करेंगे और
और देखिए, ऐसा है लागू मनीष अभी जी, तक क्यों नहीं किया जा रहा है? मनीष जी ऐसा है, देखिए कि इससे पहले जो सत्ता थी ना, 5 साल से पहले, 10 साल पहले की जो सत्ता थी, उसमें एक नारा था घोषणा मंत्री, घोषणा की सरकार। तो हमारी सरकार घोषणा की सरकार बनकर नहीं रहेगी, लागू करेंगे कहा है तो लागू करके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है और नारा वो एकदम देगा धरातल पर। और आप इंतजार करिए, अगर धामी जी ने कहा है 2 से 3 महीने में ये लागू होगा तो वो 100% लागू होगा। और जो आप बात कर रहे हैं, लोग अब बातें करने लगे हैं, तो पब्लिक बातें नहीं कर रही है। विपक्ष के पास मुद्दा कुछ नहीं बचा, और विपक्ष तो छोड़िए, विपक्ष के पास मुद्दा तो छोड़िए, लोग ही नहीं बचे हैं। विपक्ष के पास लोग ही मोहन नहीं जी बचे। कह रही है विपक्ष के पास तो मुद्दा ही नहीं बचा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब चर्चा होती है, विपक्ष के पास लोग भी नहीं बचे हैं, विपक्ष मोहन के जी, पास लोग भी नहीं बचे हैं, अगर तो ये यूनिफॉर्म मुद्दा सिविल उठाएंगे कोड की कैसे? बात होती है तो फिर भ्रष्टाचार की बात आ जाती है। सबसे बड़ी चीज ये, भ्रष्टाचार पर अगर काम किया जा रहा है उसमें समय लगता है कि अपराधियों को पकड़ने में, जो अभियुक्त हैं, जो संलिप्त हैं, यूकेएसएससी हो, चाहे दरोगा भर्ती घोटाला हो, चाहे विधानसभा बैकडोर भर्ती हो, तो अभियुक्तों को भी पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है और एक टीम गठित की गई है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रही है, आखिर ऐसा क्यों है? मानसिकता से आम जनता भी आप भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बेहतर आप भी जानते होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो भी बहुत बेहतर से जानती हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास लोग ही नहीं बचे हैं। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास लोग नहीं है, तभी ये कांग्रेस के नेताओं पे निर्भर है। हर प्रदेश में कोई सा प्रदेश ऐसा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी जो करोड़ों रुपए में या नेताओं को खरीदने में काम नहीं कर रही हो, तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो भोखलाहट है, या कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं, देखिए निश्चित तौर पर मनीष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लाइए सिविल कोड, कौन मना कर रहा है? आप साथ देंगे? देश में प्रधानमंत्री जी ने लोगों से वादा किया है। मनीष जी सुन लीजिए ना, मनीष जी सुनिए तो लाइए बिल, तो साथ देंगे मोहन जी? नहीं भी तो बता कौन मना कर रहा है लाने के लिए धामी जी को? आपको तो इतिहास पुरुष बनना है ना, आपको तो फैसले लेकर आप तो प्रधानमंत्री जी की तरह इतिहास पुरुष बनने का काम कर रहे हैं ना, कि देखिए सबसे पहला इतिहास जो है उत्तराखंड रचने जा रहा है। आपको तो इतिहास रचने में आप महारत हासिल करने जा रहे हैं, आप यही सोच रहे हैं ना इतिहास पुरुष बनना है, आप बनिए इतिहास पुरुष। कौन मना कर रहा है आपको बनने के लिए? पर मैं ये कह रहा हूँ मनीष जी, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि आप इससे पहले भी सिविल कोड पर जो है मुख्यमंत्रियों ने जो है फैसले लिए, क्यों आप शांत रहे? क्यों आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया? आज जब प्रदेश के अंदर घोटालों की बहार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहाने का काम कर रहे हैं, आपने उत्तराखंड की पवित्र जो गंगा है, उस गंगा को भ्रष्टाचार से आपने जो है अपमानित करने का काम कर दिया है। आप तब कह रहे हैं सिविल कोड, आपको तब याद आ रहा है 4 जिले, आपको तब याद आ रहा है जिले, हमें जिले गठित करने हैं और हमको जो है क्या बोलते हैं सिविल कोड पर बात करनी है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, ये भटकाना चाहती है असल मुद्दों से। आज जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी, आज जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो है महंगाई, आज जिस तरीके से महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न चरम सीमाओं पर है, और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर चारों तरफ अगर कोई गूंजमान है, अगर कहीं ना कहीं कानून, तो वो है सिर्फ भ्रष्टाचार की। आप आज ही देखिए, आज ही आप ऋषिकेश एम्स का मामला देखिए, 800 में से 600 राजस्थान से लाकर भर्ती कर दिए जाते हैं, और बैकडोर से और किस तरीके से जो है होती है 800 जनों की नर्सिंग में। आप कल देखिए शिक्षा विभाग में अरविंद पांडे जी के कारनामे, और मैं लगातार आपके टीवी डिबेट्स के मामलों से मोहन जी भ्रष्टाचार पर काम कर रही है। सुन लीजिए मनीष जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़े हैं, डीके पॉल जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, देखिए डीके पॉल जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मनीष जी आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि विधानसभा की बैकडोर में एकांकी धामी किसकी भतीजी है, शायद आपको जानकारी होगी। अगर मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर काम कर रहे हैं तो नैतिकता के तौर पर उनको पहले अपनी जिम्मेदारी, सर स्पीकर की भी तो सर आपके यहाँ के भी उस वक्त के स्पीकर के भी तो भतीजे उसमें शामिल थे, वो उसको भी देखिए, उसको भी बोलिए।
डीके पॉल जी, हम आपके पास आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या दिक्कत है? जी को सुना होगा, आपने हरीश रावत जी को सुना होगा, आपने मोहन को देखा होगा। मोहन जी, एक बार डीके पॉल सिंह को डीके पॉल जी को भी सुन लेते हैं। डीके पॉल जी, देखिए जी, ये सरकार की जो मंशा है इसको भी इसको लाने की, मैं आपको एक बात बता दूं। हमारी बहन हनी जी बहुत अच्छी बात कर रही थी और मैं उनकी बात का आदर भी करता हूँ। वो कह रहे थे कि हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप लाइए, बस इसकी कुछ खास बातें जनता के बीच रख दीजिए जरा पहले। क्या बेनिफिट जनता को इससे होने वाला है, या इतनी जल्दी क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप लाने की जिद पे तुल गए हैं, जबकि आपके मैनिफेस्टो में 127 मुद्दे थे जो जनहित के मुद्दे थे, उनको तो आप भूल गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे आप पड़ गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी आपने कहा था कि हम जो हमारी मलिन बस्तियां हैं उनको नियमित करेंगे, वो उसमें भी मौजूद है आपके उसमें। आपने कहा था राज्य के नौजवानों को, संविदा वालों को हम परमानेंट करेंगे पंजाब की तर्ज पर, दिल्ली की तर्ज पर। आपने कहा था कि हम राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का कार्य पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो 22 सालों में आपने सोचा भी नहीं और झूठ बोल करके पब्लिक को फंसाने का काम कर रहे हैं, आपका सत्र वहां होता नहीं, अस्थायी राजधानी आपने गैरसैंण के अंदर बनाने की बात कही है। धोखा जो आप जनता के साथ कर रहे हैं, आपके सिगुफो डीके पॉल जी, हम लोग भी तंग आ गए हैं। डीके पॉल जी, कुछ करके तो दिखाइए। डीके पॉल जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे आपके भी मुख्यमंत्री हैं, पंजाब में हैं और दिल्ली में हैं, वो लोग भी कोई ऐसी नीति जब कोई मैनिफेस्टो बनाते हैं सिलसिलेवार तरीके से रखते हैं, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम सिलसिलेवार तरीके से ही काम करें। अगर उन्हें लगता है, एक मुख्यमंत्री को लगता है कि हमें अब इस पर काम करना चाहिए, तो उसमें फिर दिक्कत कहाँ है? और फायदे की बात रही, आपको भी मालूम है समान नागरिक संहिता कानून में फायदे ही फायदे हैं, और खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको ज़्यादा फायदा है। और भी कई चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें ये हैं डीके पॉल जी कि अगर सरकार कोई अच्छा काम करने जो उसमें विपक्ष साथ क्यों नहीं देता? फिर विपक्ष बाद में कहता है कि आपने ये नहीं किया, और सरकार वही काम करने जा रही होती है। सर अगर ये आम जनता के फायदे का कानून है, नियम है, तो हमारे राज्य के नौजवान जिनका पेपर लीक हो गया, एक बार नहीं हुआ है, बार हो रहे हैं, उस पर ये इंस्टेंटली जो है ना निर्णय क्यों नहीं लेते? सीबीआई की जांच क्यों नहीं बढ़ाते? जो इस लुटेरे हैं, जो नौजवानों के भविष्य को खराब कर रहे हैं, उस पर काम क्यों नहीं करते? तुरंत इतनी तेजी के साथ में मेरा कहना ये है। आपको एसटीएफ पर भरोसा नहीं, आपको पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है क्या? सवाल फिर ये उठने लगेगा। बिल्कुल नहीं है। आप सीबीआई जांच के लिए हम मांग कर रहे हैं शुरू से ही। चलिए मैडम, इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है, डीके पॉल को बिल्कुल भरोसा नहीं है, उत्तराखंड पुलिस पर, एसटीएफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना नहीं है। अभी आप ही ने कहा है सर, अभी तक इतनी जांच चल रही है एसआईटी की, अभी तक तमाम आपकी जो पुलिस प्रशासन की जांच चल रही है, कौन किसमें निर्णय आया है? जब निर्णय नहीं आएगा तो भरोसा कैसे करेंगे हम उन पर? सीबीआई की जांच बहुत जरूरी है इस मामले पर, क्योंकि राज्य के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। मैडम, सबसे बड़ी चीज यह है कि सवाल उठेंगे, और उठेंगे इसलिए क्योंकि अभी भ्रष्टाचार की बात चल रही है। इसी बीच में एक शगुफा छोड़ दिया जाए कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब 2 महीने के अंदर रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं फिर सवाल उठने लगते हैं, और विपक्ष उठाएगा भी। ये काम है कि अभी भ्रष्टाचार की पूरी परत खुली नहीं है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। ऐसा है मनीष जी, मैं एक एक करके इन दोनों की बातों का जवाब दूंगी आपको। पहली बात का जवाब मैं डीके पॉल जी से ही शुरू करती हूँ। इन्होंने क्या कहा कि और कितने मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और सब चीज को भूलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है।
डीके पाल जी अपने आंकड़े को साफ करिए। मैं नहीं समझती थी कि आप इतनी छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, जो कि आप इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं और आपको नहीं पता है। मैं आज आपसे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई बातों को सुन के। मनीष जी, शायद आप डाट वाली माता की तरफ जाते होंगे, आपने देखा होगा वहां पर कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। दिल्ली और देहरादून के जो सफर की बात मोदी जी ने वहां पर परेड ग्राउंड में ऐलान करके गए थे, वो कार्य बड़ी जोर शोर से चल रहा है। पाल जी, जरा सा घर से निकलिएगा और गाड़ी से उतर कर वहां पर जाइएगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था उसको निभाने के कार्य को चलना शुरू कर दिया है। रेलवे का कार्य, प्रयाग परियोजना का कार्य जो कहा था वो पूरा करने के लिए कार्य तेजी से चल रहा है। और एक दिन में तो डीके पाल जी आप ही कार्य प्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा करने की उम्मीद नहीं रख सकते, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे रख देगी? लेट मी कंप्लीट। डीके पाल जी, सिर हिलाने से काम नहीं होता है, कार्य करने से काम होता है। आप जैसे कितने राजनीतिज्ञ आए और चले गए मेरे सामने और प्रवक्ता बन के अगर बैठे हैं, तो ये जान के रखिए कि बोलना क्या है और समझना क्या है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, क्या कहा था, गेस्ट टीचरों की मानदेय हम बढ़ाएंगे। 1500 से 2500 रुपए किया गेस्ट टीचरों का मानदेय। एक योजना मेरे मुंह पर लिखित याद है। ऐसे ही मैं बिना आंकड़ों के प्रवक्ता बन के यहाँ पर नहीं बैठती हूँ। हनी पाठक नाम है डीके पाल जी, और एक एक चीजों का रट्टा है मेरे मुंह पर। और दूसरी बात, अब मैं आती हूँ मोहन कुमार काला जी के ऊपर। एक नारा चला था मनीष वर्मा जी, आपको शायद याद होगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस तरीके का नारा काफी चर्चा में था। अब मैं ये बात इनसे पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही अच्छा हथियार साबित होगा। महिलाओं को एक समान पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी मिलेगा, महिलाओं को बहुत ज्यादा इससे फायदा भी होगा, सभी धर्म में इसका लिए फायदा होगा। तो क्या ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ सिर्फ सगुफा ही छोड़ा जा रहा था क्या? महिलाओं के हित में ये फैसला नहीं आ रहा है क्या? और जो भ्रष्टाचार की बात करते ये नजर आ रहे हैं और इन सब चीजों की बात करते नजर आ रहे हैं, ये देखिए कि हमारे धामी जी में ट्रस्ट कितना है, जो अपनी सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार को खोलते दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों में तो इतना ट्रस्ट भी नहीं था, सत्ता में आए तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि कम से कम अपने भ्रष्टाचार को खोलने की हिम्मत रखते। और दूसरी बात में मनीष वर्मा की एक बात के लोगों से एक बात मैं कहना चाहूंगी, सुनिए ध्यान से। मनीष जी, जब कहीं भी सीबीआई और ईडी का छापा पड़ता है तो आपने किनके सबूते सुने होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई उनके पीछे लगा दी, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी उनके पीछे लगा दी। ये बातें तो ऐसी करते हैं अनपढ़ों वाली, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी को खरीद कर रखती हो। तो मुझे ये बताए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ही हर किसी को पीछे सीबीआई और ईडी लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इन भ्रष्टाचारियों के पीछे अगर सीबीआई बैठाती है और सीबीआई लागू करती है, सीबीआई को बुलवाती है, सीबीआई जांच करवाती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जब सबके पीछे सीबीआई लगा? मोहन जी देखिए, सीधा सवाल है मोहन जी, एकदम सीधा सवाल है कि देखिए, सीधी सी बात है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, जैसा आपने कहा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उठाना चाहिए और ये उठना चाहिए मुद्दा, ऐसा नहीं है। 2 सेकंड मुझे और चाहिए जी बताएं, बोले मैं 2 सेकंड और लूं। बताएं। हमेशा वो दिया करिए हनी पाठक को जिस मुद्दे पर बात होने के लिए डिबेट में बुलाया गया हो। मुझे ये कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो उससे ही मुद्दे रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें ये सब राइट नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ के भ्रष्टाचार का, एक विधानसभा घोटाले की और इन सब। मोहन जी सबसे देखिए, सीधी सी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बीजेपी लागू करना चाहती है केंद्र सरकार सभी राज्यों में, अभी जैसे कि डीके पॉल जी ने भी कहा कि मोहन जी पहले बात सुन लीजिए, डीके पॉल मोहन जी बात सुन लीजिए, मेरे क्वेश्चन तो सुन लीजिए मोहन जी, मेरे क्वेश्चन तो सुन लीजिए कि जैसा डीके पॉल जी ने भी कहा कि केंद्र सरकार को ये लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार ने इसलिए राज्य सरकारों पर छोड़ दिया कि राज्य सरकार इसको लागू करे, अपने स्तर से देखे और उनको सही टाइम आने पर लागू करे। दूसरी चीज ये कि अगर राज्य की सरकार, आपकी उत्तराखंड की सरकार सिविल लाना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, तो फिर कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या आपको कोई इसमें कमी लग रही है? आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें होना चाहिए? मोहन जी
नहीं, इन्होंने कमेटी बनाई है, मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, वो कमेटी 2 महीने में उनको रिपोर्ट सौंपेगी। अब वो कमेटी जो उन्होंने बनाई है, वो कमेटी उनको क्या रिपोर्ट सौंपती है? वो उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हुए उत्तराखंड में जो अनेकों धर्म, अनेकों जाति के लोग जो रहते हैं, जिनकी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग विचारधारा के लोग जो रहते हैं, अब वो उनके बीच में जाएंगे या किस तरीके से उस पर समन्वय बनाएंगे, ये उस कमेटी का काम है। और वो कमेटी जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को देगी, उस कमेटी के आधार पर उस पर चलेगा। अभी आपने बात करी गोवा की, अभी मनीष जी आपने बात करी गोवा की, 18 से गोवा में जो है समान नागरिक कानून लागू है, ये ठीक है ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और उसके बावजूद भी वहां पर 2 धर्म के लोगों को उस समान कानून से बाहर रखा जाता है, कैथोलिक ईसाइयों को और उसमें अन्य समुदायों को। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने कमेटी बनाई है, ये उस कमेटी का काम है। अभी हमारी जो हनी पाठक जी हैं, वो कह रही थी, और लड़की हूँ लड़ सकती पर महिलाओं पर बड़ा चिंतन कर रही थी, करना भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में महिला और बेटियां असुरक्षित हैं, मैं समझता हूँ उनकी पीड़ा को, हनी पाठक जी को, क्योंकि वो भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से महिलाओं की इज्जत से खेलने का काम करते हैं, किस तरीके से बेटियों के सम्मान से खेलने का काम करते हैं। इनको जानती है पात्रा जी को, झारखंड की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की संयोजक थी, एक दिव्यांग महिला को मोहन ये जो मोहन है जी, हम लोग आप देख लीजिए, मोहन जी, हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आ जाएं, बाद में इस पर चर्चा कर लेंगे, फिर कभी हो जाएगी चर्चा। अभी वो बेटी लड़की हूँ लड़ सकती की बात पर कर रही थी ना हनी पाठक जी, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अरे देहरादून के बीजेपी कार्यालय में संगठन के महामंत्री द्वारा एक बेटी की असमत लूट ली जाती है। हनी पाठक जी कहाँ रहती है आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं। मनीष जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बेटियों को पहले से सम्मान नहीं मिल रहा है? आप लाइए, और आप पहले ये बताइए, आप जिस भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, क्या मोहन जी सवाल ये है कि आज कांग्रेस साथ है कि नहीं? मुझे आप ये बताइए कि नैतिकता के आधार पर क्या मुख्यमंत्री जी ने ये माना है कि हाँ बैकडोर पर मेरी भतीजी जो है विधानसभा में काम हुआ? आप कह रहे हैं ईमानदारी जब आई, जब आपको विपक्ष ने और बेरोजगार संघ से लेकर और आपके अधिनियम चयन सेवा आयोग के चेयरमैन पे उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है कि नहीं है? सीधा सा सवाल। सत्ता पे आने का नहीं होता तो आप हमारे नेता हनी पाठक जी एक मिनट, मैडम एक मिनट, हाँ बताएं। हमारे नेता केजरीवाल जी ने हनी पाठक जी डीके पॉल जी को भी सुन लीजिए, हनी पाठक जी डीके पॉल जी को भी सुन लीजिए। देखिए जब केंद्र सरकार से निर्णय आया तो तमाम पार्टियों के नेताओं ने बात रखी, केजरीवाल जी ने भी इसमें बात रखी। इससे जो कमेटियां राज्य के ऊपर छोड़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें खोट है, कमियां है, परेशानियां हैं इसमें। क्या खोट है सर, क्या खोट है? वही हम भी जानना चाहते हैं। जब इनकी कमेटी की रिपोर्ट आएगी वो सारा दूध का दूध पानी का बनेगा। अभी जब इसमें खोट नहीं है, आप कहते हैं इसमें खोट नहीं, तो भारत की सरकार ने इसे पूरे राज्यों पर लागू करने के लिए कंपलसरी क्यों नहीं किया, दबाव क्यों नहीं डाला? क्योंकि सरकार खुद जानती है केंद्र सरकार दबाव डालेगी। मेरी बात सुन लीजिए डीके पॉल जी, केंद्र सरकार दबाव डालेगी तो जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, फिर आप ये कहेंगे कि केंद्र सरकार हमारे ऊपर दबाव डाल रही है। अगर चाहे राजस्थान हो, फिर कांग्रेस कहेगी हमारे ऊपर दबाव डाल, इसीलिए तो राज्य पर छोड़ा गया, इसीलिए राज्य पर छोड़ा गया ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कि आप भी उस पर विचार कीजिए और इसको लागू कीजिए ताकि सबको समान अधिकार मिल सके, एक कानून के दायरे में लोग आ सके। इसमें गलत क्या है? देखिए जहां लागू है वहां 2 कम्युनिटियों को इन्होंने बाहर निकाला जी ने भी इस बात को कहा। क्या गारंटी है उत्तराखंड के अंदर ये हर व्यक्ति को इसका लाभ देंगे, सारी जातियों को शामिल करेंगे, हर व्यक्ति को शामिल करेंगे? अभी रिपोर्ट आने दीजिए, अभी दिल्ली दूर है सर, अभी दिल्ली दूर है, इसलिए हम कहना चाहते हैं जल्दबाजी करने की बजाय जो बाकी मुद्दे हैं। हनी पाठक जी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अब आप भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, संक्षिप्त में बता दीजिए थोड़ा में कि रिपोर्ट तैयार करने की बात की जा रही है विपक्ष के द्वारा कि रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर हम लोग भी देखेंगे कि क्या कमी है क्या नहीं कमी है। तो किस चीज की रिपोर्ट है, कैसी रिपोर्ट है, क्या तैयारियां है, और जो
टीम गठित की गई है वो टीम क्या सभी समुदाय के पास जाएगी, किस तरह से काम करेगी? देखिए ऐसा है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये पता है सबको कि एक समान नागरिकता है ये फैसला। तो सभी धर्म, सभी समुदाय के पास इस रिपोर्ट को भेजना होगा। उनमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कुछ लोगों को पसंद भी आएगी, कुछ लोगों को नापसंद भी आएगी, और उनसे राय ली जाएगी, उनसे बात करी जाएगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करी जाएगी। उसमें कमेटियां गठित करी गई है, सब लोगों की रिपोर्ट आने के बाद एक निर्णय लिया जाएगा जिससे पूरी उत्तराखंड की जनता संतुष्ट होगी। उसके बाद इस फैसले को सर्वसम्मति से पास किया जाएगा, लेकिन पास जरूर किया जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये कह रहे हैं कि सब जगह पर इसको लागू कर दे केंद्र सरकार, तो मनीष जी जो जवाब आपने दिया वही जवाब मेरा भी है दोनों प्रवक्ताओं से कि ऐसा है। अगर देखिए ये चिट भी मेरी पट भी मेरी वाली बात करते हैं, अगर केंद्र सरकार कह देगी तो कहेंगी कि ये अपनी चला रहे हैं, अपना शासन कर रहे हैं, अपनी चला रहे हैं, एक शासन चला दिया हम लोगों पर डाल रहे हैं, तो आपके ऊपर जहाँ आपकी आप देखिए समय कम है। हम मोहन जी से और डीके पॉल जी से बस एक लाइन में ये जानना चाहेंगे, फिर से हम यही जानना चाहेंगे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आती है उत्तराखंड सरकार, तो क्या आपकी पार्टी उनका साथ देगी कि नहीं देगी? मोहन जी, डीके पॉल जी, एक लाइन में जल्दी से। हनी पाठक जी एक मिनट, हाँ बताएं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मनीष भाई हमसे ज्यादा बेहतर आप परिचित होंगे और आप भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकताएं किस चीज से उजागर होती है ये आपको भी मालूम है। और अगर आप कहीं ना कहीं एक समान नीति को लागू करने की बात करते हैं, मैं आपसे मनीष जी इससे पहले मैं आपसे पूछना आप कह रहे हैं कि क्या साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। आप मुझे बताइए ना, पिछले 8 सालों से केंद्र सरकार ने किस विपक्षी दल को अपने साथ में लेकर किसी फैसले पर बात करने की बात करी? आप मुझे बताइए, क्या जब आप नोटबंदी का फैसला लेने जा रहे थे, जब आपने विपक्षी दलों से बैठकर बात की, तब आपको विपक्षी दल याद नहीं आते? जब आप जीएसटी पर बात करते हैं, जब जीएसटी पर आप रात को अंधेरे में जब निर्णय ले लेते हैं, तब आपको विपक्षी दल याद नहीं आते? जब आप सीए पे लागू कानून ले लेते हैं, तब आपको विपक्षी दल याद नहीं आते? मोहन जी मेरी बात सुनिए, मोहन जी कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि विपक्ष को भी पसंद आते हैं कि हाँ चलो इन्होंने। मोहन जी मेरी बात सुन लीजिए, मोहन जी मेरी बात सुन लीजिए, क्या फैसला था? मोहन जी मेरी बात सुन लीजिए। अगर कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जिसमें विपक्ष कहता है हाँ चलो भाई आपने ठीक किया, जैसे नितिन गडकरी की बात ले लीजिए आप, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। नितिन गडकरी के कई ऐसे फैसलों से कांग्रेस ने कहा है कि हाँ उन्होंने अच्छा काम किया। देखिए तो कल वही जिला मैं कह बनाने रहा की हूँ कि अगर ऐसी चीजें होती है तो आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? मनीष जी, कल मैं आपके चैनल पर था रात को 8 बजे की डेट पर, और डीके पाल जी भी आम आदमी पार्टी का वहाँ पक्ष लग रहे थे। जब जिलों की बात आई और हमने कहा कि अगर आपकी मानसिकता है असलियत में जिलों की घोषणा करने की, तो जिस दिन आप जिले घोषित कर देंगे और जिस दिन आप जो है शासनादेश जारी कर देंगे, तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा है कि हम आपका जो है स्वागत भी करेंगे मुख्यमंत्री जी का और धन्यवाद भी करेंगे। और अगर कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के मुद्दों से भटकाने का काम करेंगे। आप ये बताइए, आप सुन लीजिए, आप साथ रहेंगे? आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जिस तरीके से है, धर्मों पर, जातियों पर जो है अत्याचार करने की है, वो किसी छुपी नहीं है, वो छुपी नहीं है। आप अभी भी मुझे बताइए ना, आप बता दीजिए डीके पॉल जी एक लाइन में, सर जल्दी से, समय कम है। हिंदू राष्ट्रवाद पर लड़ाने वाली पार्टी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने वाली पार्टी और ऐसे नौजवानों के रोजगार पर छीनने वाली पार्टी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आएगी, उसे एनालिसिस किया नहीं जाएगा और सरकार समिति की रिपोर्ट के बाद आप लोग तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।